गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट कर लिया था। इसमें अपन ने इसके फर्स्ट चरण या फर्स्ट फेज मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया था। अब इसी का सेकंड पार्ट जिसे बोलते हैं अपन मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो है, जो मियोसिस डिवीजन है, वह 2 फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट अपन ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ ली थी। अब स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में सबसे पहली जो अवस्था आएगी वो है कौन सी? प्रोफेज सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में अपन ने प्रोफेज फर्स्ट, अगर मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज भी फर्स्ट, यहाँ पे मियोसिस सेकंड है तो प्रोफेज भी सेकंड। ऐसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सेकंड सेकंड सेकंड, क्योंकि मियोसिस सेकंड है। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आधा भाग वह पुनः कुंडलित अकुंडलित हो जाते हैं, फिर अब पुनः कुंडलित होना स्टार्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस धीरे धीरे विलुप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं और तर्कुतंतु या स्पिंडल फाइबर्स भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये तो हो गई प्रोफेज सेकंड। फिर बात करें अपन, इनके डायग्राम अपन एक साथ ही बना लेंगे तो समझने में भी आसानी रहेगी। मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में क्या होगा कि जो सेंट्रियोल है वो विभाजित होकर 2 भागों में विभाजित होकर विपरीत ध्रुव की ओर चले जाएंगे और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक भाग है वह मध्य स्पिंडल फाइबर्स की मध्य रेखा पर आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, ये काम हो गया मेटाफेज में। फिर है एनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज और एनाफेज सेकंड। एनाफेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक भाग था उसके जो साथी क्रोमेटिड्स है, साथी क्रोमेटिड का मतलब है जैसे ये सेंट्रियोल था, ये इसका क्रोमेटिड था, ऐसे ऐसे बनाया था अपन ने। तो इसका आधा भाग यानी साथी क्रोमेटिड, यानी कि एक तो ये भाग और एक ये भाग, ये एक ध्रुव की ओर चला जाएगा और ये आधा भाग दूसरी ध्रुव की ओर चला जाएगा। तो इसे अपन बोलेंगे साथी क्रोमेटिड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? डॉटर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जो मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हो गई एनाफेज, यानी कि जो सेंट्रोमियर है उससे अलग होकर ये जो क्रोमेटिड्स है, इस क्रोमेटिड्स का एक सेट या साथी क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर डॉटर क्रोमोसोम्स के रूप में चले जाते हैं। ये हो गया एनाफेज में। लास्ट 4th नंबर की टेलोफेज सेकंड। इसमें क्या होगा, जैसे ही विपरीत ध्रुव की तरफ ये साथी क्रोमेटिड्स चले जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी वापस प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो साथी क्रोमेटिड्स या जो क्रोमोसोम्स है, डॉटर क्रोमोसोम्स, ये अब अकुंडलित होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो पहले कुंडलित थे अब अकुंडलित होना स्टार्ट हो जाएंगे, धागे नुमा बन जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी विभाजन होगा और 2 न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएगी। तो ये मैंने थ्योरी समझा दी है, अब अपन बनाएंगे डायग्राम ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ध्यान रहे कि लास्ट जो मियोसिस फर्स्ट था उसकी टेलोफेज फर्स्ट में ये अपने पास ये वैसे तो आपको नोट्स में डायग्राम मिल जाएंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अपन को मिला था टेलोफेज फर्स्ट में 2 डॉटर सेल्स। ये अपन को टेलोफेज फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट की जो लास्ट अवस्था थी टेलोफेज फर्स्ट, उसमें अपन ने देखा था कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है तो 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। अब इन आगे 2 डॉटर सेल्स में ही मियोसिस सेकेंड की क्रिया होती है। इन दोनों में ही आगे मियोसिस सेकेंड की क्रिया होगी। तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट आएगी। तो आगे कौन कौन से डायग्राम बनेंगे वो यहां पे बना रहा हूं मैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन ने नहीं बनाई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये लो। ये कौन सी है? प्रोफेज सेकेंड। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट में अपन ने क्या बताया था कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक सेट है, इनमें वापस कुंडलन की क्रिया होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे और तर्कुतंतु बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये यहां से मैं विलुप्त कर रहा हूं इसको, कहीं कहीं से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये मैंने विलुप्त कर दी है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इसको भी मैं ऐसे विलुप्त होते हुए बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी रहे। ये एक ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है, ये तर्कुतंतु बनना स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे। ये ध्रुव मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। और जो क्रोमोसोम्स है उनको अपन आगे पीछे कहीं पे भी बना देते हैं, जैसे ये है, ये है, या यहाँ पे मान लो, क्योंकि मध्य लाइन पे अब तक नहीं आए हैं ये। ऐसे। ये तो है प्रोफेज सेकेंड। मेटाफेज में क्या होगा फिर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस तो विलुप्त हो जाएंगे प्रोफेज फर्स्ट सेकंड में ही। फिर मेटाफेज सेकंड में क्या होगा? मेटाफेज सेकंड, ये ध्रुव है, ये तर्कुतंतु बन रहे, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेट जो है
वह मध्य लाइन पर आके उपस्थित हो जाएंगे। मध्य लाइन कौन सी है? ये बीच में इनके, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, इसको और पास कर देते हैं क्योंकि सेंट्रल लाइन में बताना है अपन को। ऐसे तो आप समझ सकते हो आसानी से, कोई हार्ड डायग्राम नहीं है। ये लो, ये एक ध्रुव है, दूसरा ध्रुव है, इस दूसरे न्यूक्लियस में दूसरा ध्रुव है, दोनों अप्रयुक्त ध्रुव है, और इनके मध्य में आकर ये क्रोमोसोम्स उपस्थित हो जाते हैं, ये मेटाफेज। फिर अगले अवस्था में क्या होगा कि मैंने समझाया था आपको कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो सेट था, ये जैसे सेंट्रोमियर है, ये इसका एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड भाग, ये इसका दूसरा भाग है। तो इसमें ये आधा भाग तो एक ध्रुव की ओर चला जाएगा, ये खिंचकर एक ध्रुव की ओर आ जाएगा, और एक जो बचा है ये वाला भाग ये दूसरे ध्रुव की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसे ऐसे ये कौन सी अवस्था है? एनाफेज, एनाफेज सेकेंड। ये विपरीत ध्रुव की ओर जाना स्टार्ट हो गए। जो अपन ने पहले क्रोमेटिड्स थे, दो अर्ध गुणसूत्र, जो मैंने आपको बता दिया कि एक सेट एक ध्रुव की ओर, इस ध्रुव की ओर, दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर, तो यहां पे सिंगल सिंगल साथी क्रोमेटिड्स रह गए हैं, ये देख लो। फिर टीलोफेज में क्या होगा? लास्ट में यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, इसका डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं। ये एक ध्रुव था, ये दूसरा, इसमें ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, टीलोफेज सेकेंड। इसमें ये तर्कुतंतु, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो डाउट क्लास में पूछ लेना, तो फिर भी समझ में नहीं आया तो नोट्स में भी आपको डायग्राम अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे तो कोई समझने ना समझने वाली बात नहीं है, इजी है एकदम।
ऐसे। अब मैंने कहा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये लो, ये इसमें भी बन गई, ये इसमें भी बन गई और ये इसमें भी बन गई। ये है टेलोफेज। तो इससे क्या बनेगी, 1 2 3 और ये 4। ये इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से प्रकट हो गई, ये इनका न्यूक्लियोलस आ गया, ये इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियोलस, ये इसका न्यूक्लियोलस, और ये इनके गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। ये लो, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन चुकी है। मियोसिस फर्स्ट में तो 2 ही बनी थी, अब 2 से 4 बन चुकी है। तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्लियर है। इसमें आप देख सकते हो कि जो पैतृक कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या थी उससे आधी ही रह गई है अब। क्लियर है। तो ये तो हो गया मियोसिस सेकेंड और उनके डायग्राम्स। अब इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि इस क्रिया के फलस्वरूप, इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप युग्मकों में, किनमें? युग्मकों में। युग्मक को क्या बोलते हैं अपन? गैमीट्स। गैमीट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी ही रह जाती है। कैसे रह जाएगी? आधी। जैसे स्पर्म है, ओवम है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या इस डिवीजन के बाद आधी ही रह जाती है। ठीक है। लेकिन युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट, जिसे बोलते हैं अपन युग्मनज। युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या 2n हो जाती है या द्विगुणित हो जाती है। यहां पे तो n ही हो गई थी, तो ये वापस 2n भी या द्विगुणित भी हो जाती है। एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता ये बताएंगे कि पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है तो डिप्लोटिन में अपन पूर्ण मान लेते हैं। तो डिप्लोटिन अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर पूर्ण हो जाता है तो प्रत्येक जो डॉटर सेल है उसके पास जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स गए हैं, जो पैतृक लक्षण गए हैं, वो समान मात्रा में गए। ऐसा नहीं है कि किसी डॉटर सेल के पास तो ज्यादा चले गए, किसी के पास कम चले गए। तो इस डिवीजन से सभी सेल्स के पास, डॉटर सेल्स के पास पैतृक गुण या लक्षण समान रूप से जाते हैं। एक ये विशेषता हो गई या महत्व हो गया। तीसरा ये बताएंगे कि इस डिवीजन के फलस्वरूप जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है यह आपस में एवं पेरेंटल सेल से काफी भिन्न होती है, काफी असमानता रखती है। और यह भी बता सकते हैं कि इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या मात्र कोशिका से आधी ही रह जाती है। तो ऐसे अपन लास्ट में अर्धसूत्री विभाजन का महत्व भी बता देंगे। तो ये था अपना मियोसिस डिवीजन सेकेंड। प्रीवियस क्लास में अपन ने मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, इस क्लास में मियोसिस डिवीजन सेकेंड। ठीक है। इन दोनों को अच्छे से डायग्राम्स बना के अच्छे से समझ लिया है। क्लियर है। तो इस क्लास को अपन यही विराम देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इस टॉपिक के साथ ही आपकी जो यूनिट सेकेंड थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन आपकी यूनिट थर्ड जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि जो मेंडल थे, ग्रिगोर जॉन मेंडल, उन्होंने आनुवांशिकी की कैसे कैसे खोज की, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से मटर पे एक्सपेरिमेंट किए, वो सभी के सभी अपन इस यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।